है फेजर मेथड। फेजर मेथड बेसिकली हम विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम, इसको फेजर डायग्राम मेथड भी बोल सकते हैं, ठीक है। फेजर मेथड के थ्रू हम इनको रिजॉल्व करना चाहते हैं। हमारा टारगेट है कि अगर बेसिकली ये जो कंसेप्ट है ये कहाँ पे ज़्यादा सुटेबल होता है, जब आपका सीरियल पैरेलल कॉम्बिनेशन का सर्किट है, ठीक है, जहाँ पे मिक्सअप सर्किट है। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, ये सीरीज में है, ये भी सीरीज में है, ये भी सीरीज में है, और इनका कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल है। एसी में जब इस टाइप का प्रॉब्लम आए तो या हो सकता है कि सिर्फ यहाँ पे रेजिस्टेंस हो, यहाँ पे इंडक्टर कैपेसिटर्स हो, या ये तीनों हो सकता है कि ये दोनों हो, या हो सकता है ये दोनों हो, ठीक है। तो या हो सकता है फिर तीसरे सर्किट में ये सिर्फ ये दोनों हो, ठीक है। तो हम सबका मिक्स कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं, जिससे कैसे रिजॉल्व किया जाता है बहुत ईजी वे में, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि तो ये सर्किट है। जैसे ये वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज जो भी है, ये वी को हमने लिया वी एट द एंगल 0, और फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी एफ है। तो हमारा जो टारगेट है कि कैसे इनको रिजॉल्व करना है, तो देखो हमने हर ब्रांच में करंट मान ली, कुछ नहीं करना है, जो पहले फेजर डायग्राम प्लॉट करेंगे सबका, ठीक है। तो देखो I1 की वैल्यू होगी क्या, फेजर फर्स्ट ब्रांच में करंट लिखनी हो तो I1 क्या लिखोगे, I1 की वैल्यू लिखोगे वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाई इम्पीडेंस Z1। Z1 की वैल्यू है क्या, Z1 लिखोगे तो R1 प्लस J। अब कहोगे सर जो भी ज़्यादा होगा उसमें से इसको माइनस कर लेंगे, XL1 माइनस XC1 कर दो, जो भी ग्रेटर होगा उसमें से माइनस करके, यहाँ अगर माइनस आएगा तो माइनस, प्लस आएगा तो प्लस के करस्पॉन्डिंग। इसी तरीके से I2 लिखना हो तो V डिवाइड बाई Z2, और ये Z2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R2 प्लस J, यहाँ पे लिखेंगे क्या XL2, और यहाँ पे XC2। I3 की वैल्यू की बात करेंगे तो V डिवाइड बाई Z3, और ये ये हो जाएगा Z3 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, R3 प्लस J XL3 माइनस XC2 करस्पॉन्डिंग। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे। नेक्स्ट टारगेट होगा कि ठीक है, मॉड वैल्यू क्या होगी, अगर इनकी मॉड वैल्यू निकाली जाए, ठीक है, I1 की, तो I1 की मॉड वैल्यू क्या लिखोगे, I1 करस्पॉन्डिंग तो ये लिखोगे V1 जो भी V डिवाइड बाई मॉड V डिवाइड बाई मॉड Z1। Z1 क्या है, Z1 अंडर रूट ऑफ R1 का स्क्वायर प्लस ऐसे लिखोगे जो भी होगा यहाँ पे C1, ठीक है। जो माइनस होगा उसमें से माइनस का स्क्वायर करोगे तो खैर प्लस ही आएगा यहाँ पे, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। व्हाट अबाउट tan phi1, tan phi1 कितना हो जाएगा, अंडर ये हो जाएगा XL1 माइनस XC1 वॉट एवर, जो भी निगेटिव होगी वैल्यू। और सपोज करो कि ये phi1 कितना आ गया, निगेटिव। अगर phi1 निगेटिव हो गया तो I1 की वैल्यू क्या लिखोगे, एट द एंगल माइनस phi1। जब आप प्लॉट करोगे तो क्या सिंपल सा सर्किट बनाओगे ऐसे, ये क्या है V एट द एंगल 0, और ये I एट द एंगल, I1 की वैल्यू जो भी है क्या है माइनस phi1। तो फेजर डायग्राम क्या हो जाएगा, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। फिर सिमिलरली I2 की बात करोगे तो I2 जो बनेगा उसमें भी Z2 नहीं, जब I2 की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे I2 ये Z2 ये ऐसे बनेगा यहाँ पे, और ये 2 और ये सपोज करो कितनी वैल्यू आ गई, पॉजिटिव। I2 वैल्यू क्या आ गई, I2 मॉड I2 एट द एंगल प्लस phi2। तो किधर बनेगा, नॉर्मल सी बात है ऐसे बनेगा, नहीं phi2। इसी तरीके से I3 की बात करोगे तो यहाँ तो लिख लो पहले जल्दी से, फिर I3 की बात करते हैं। तो I3 की बात करेंगे तो यहाँ I3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, आप लोग दोबारा लिख लेना ये सब, ठीक है। ये 3 ये 3 ये 3 ये 3, इसको फिर से मान लिया पॉजिटिव है, ये भी कितना आ रहा है, पॉजिटिव। तो I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I3 एट द एंगल प्लस phi3 करस्पॉन्डिंग, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बनेगा कहाँ पे, यहाँ आया सपोज करो I3, ठीक है, और एंगल विथ एंगल के साथ पॉजिटिव एंगल है, तो इस वजह से I3 लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब यहाँ तक ड्रॉ करने के बाद जैसे हम लोग फोर्स में देखते थे
कि जब बहुत डिफरेंट डिफरेंट फोर्स लगाते हैं एक पॉइंट पे तो उनका एक रिजल्टेंट बनता है, तो जिधर वो मूव करता है, नहीं उसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ बनना चाहिए। तो इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है, सपोज करो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और ये एंगल है इसके साथ फाई, हो सकता है ऊपर आए, हो सकता है नीचे भी आए, दोनों तरफ हो सकता है, ये यहाँ पे भी जा सकता है, डिपेंड अपॉन द इनकी I1 φ1 φ2 φ3 की वैल्यू कितनी है और I1 I2 की वैल्यू कितनी, ठीक है, मॉड वैल्यू। तो चलिए अब मान लो ये है, तो ये कॉम्बिनेशन है किसका, I1 का, I2 का और I3 का। तो अब आप क्या करो, इसके बाद नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि सबका कंपोनेंट करो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस करस्पॉन्डिंग। क्या करोगे, एक्स एक्सिस करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट करोगे तो क्या मिलेगा, I1 cos φ1। इधर करोगे, अब देखो इसका कंपोनेंट करोगे तो इधर हो जाएगा I1 sin φ1। और इसी को रिप्रेजेंट अगर ऊपर करना चाहोगे तो क्या लिखोगे, -I1 sin φ1, जो भी है। अगर एक्स एक्सिस में ऊपर वाई के एक्सिस में रिप्रेजेंट करना चाहोगे, ये देखो नीचे है ना, ऊपर रिप्रेजेंट करोगे तो माइनस लगा दोगे बस। ये I1 का मतलब मॉड वैल्यू I1 है, ये याद रखना। यहाँ पे जो हमने मॉड I1 लिखा है, इसका मतलब I1, मॉड I2 मतलब I2, और ये मॉड I3 का मतलब, क्योंकि ठीक है, तो ये जो I1 हो गया। इसी तरीके से, और ये तो फेजर है, फेजर का मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड विथ करंट विथ एंगल के साथ, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसी तरीके से I2 वाले को करो, I2 का एक कंपोनेंट इधर क्या होगा, I2 cos φ2, और इधर क्या हो जाएगा प्लस I2 cos φ2। I3 वाले को करोगे तो ये मिलेगा, अरे यार साइन इस हल्का सा मिस्टेक गया, और ये थोड़ी सी आंखें खुली रखनी पड़ती हैं, और इधर क्या हो जाएगा, दैट इज I3 cos φ3 करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब जो रिजल्टेंट होगा दैट इज I sin φ, और इधर क्या होगा, दैट इज I cos φ, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं कि ऐसे तो कैसे। तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि जो I sin φ है वो इन तीनों का सम है, और I cos φ क्या है, वो ऊपर वाले सम का, तीनों का सम है। ये बना लो जल्दी से। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, जो रिजल्टेंट आएगा आपका, कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट I along x एक्सिस, ऐसे लिखोगे, कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट along x and y axis ठीक है, रिजल्टेंट along x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप। तो I cos φ किसके करस्पॉन्डिंग है, जो भी है, I1 cos φ1 प्लस I2 cos φ2 प्लस I3 cos φ3, इसको मान लो कैपिटल IX। इसी तरीके से y एक्सिस के अलॉन्ग क्या है, जो भी वैल्यू आएगी, -I1 sin φ1, यही है, I2 sin φ2, I3 sin φ3, मान लो ये I y करस्पॉन्डिंग। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर करोगे तो I का स्क्वायर, इधर IX का स्क्वायर प्लस IY का स्क्वायर। तो I जो हैगा अंडर रूट ऑफ IX का स्क्वायर प्लस IY का स्क्वायर। और अगर आपसे कोई पूछे tan φ, दिस अपॉन दिस करोगे तो क्या मिलेगा, IY डिवाइड बाई IX। तो फाई की वैल्यू जो भी होगी, tan इनवर्स वट एवर जो भी आए, IY बाई IX। और अगर ये फाई क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक है, दो केस हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव आ सकता है, तो जो अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये क्या करेगा, लीड करेगा किससे, अप्लाई वोल्टेज से, अप्लाई वोल्टेज से लीड करेगा। नीचे लिख लो, इफ फाई इज पॉजिटिव, करंट, कौन सी करंट, कैपिटल I, विल लीड द अप्लाइड वोल्टेज, द अप्लाइड वोल्टेज, जो भी अप्लाइड वोल्टेज है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेफरेंस पे है ना, देखो
लीड कर रहा है। और अगर नीचे लिख लो एंड इफ फाई इज नेगेटिव करंट आई विल लैग behind the applied voltage, ठीक है। अब चलिए अब इसमें प्रॉब्लम देखेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। बना लो इसको जल्दी से। बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, फेजर ड्रॉ करो। इसमें सिंपल तरीका, फेजर ड्रॉ करो और फिर इसके बाद इनको ऐसे रिप्रेजेंट कर दो। रिप्रेजेंट करने के बाद सबको एक्स एक्सिस करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस करस्पॉन्डिंग करके इनका स्क्वायर कर दो। फिर इसके बाद उसका tan इनवर्स ले लो। तो ये जो फाई अगर पॉजिटिव आता है लीड करेगा और नेगेटिव आता है तो लैग करेगा। तो फाइनल रिजल्टेंट करंट क्या मिल जाएगी, पहले वाले केस के करस्पॉन्डिंग आई एट द एंगल मॉड आई एट द एंगल नेगेटिव, पहले वाले में इसमें लैग कर रहा है ना, करंट इज आई एंड अप्लाई वोल्टेज लैग बिहाइंड द, हाँ इस वाले में पॉजिटिव तो फाई होगा। दूसरे वाले में करंट कैसी हो जाएगी, आई एट द एंगल माइनस फाई, ठीक है। तो दूसरे वाले का अगर फेजर ड्रॉ करोगे तो किधर बनेगा, आई इधर आएगा और इनको रिजल्टेंट ऐसे दिखा दोगे। सबका रिजल्टेंट जो भी एंगल के साथ होगा वो तो डिपेंड करेगा एंगल क्या है, ठीक है। वो इधर तो नहीं होगा, इधर ही कहीं होगा, हमने गड़बड़ बना दिया है। खैर समझ में आ गया ना, ठीक है। अब क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। बना लो इसको जल्दी से। चलिए हमारा जो टारगेट है वो हमारा टारगेट है ये, द फाइंड द टोटल करंट ड्रॉ बाय द सर्किट एंड इट्स पावर फैक्टर, ड्रॉ फेजर डायग्राम ऑफ द सर्किट। हमारा टारगेट है ये चीज़ें जो हमको डिटरमाइन करना है। चलिए अभी जो हमने मेथड पढ़ा है उसी मेथड की हेल्प से करना चाहते हैं। तो पहले हमारा टारगेट क्या होगा कि मैग्नीट्यूड जो है आप क्या करो, ये करंट हमको इस करंट को डिटरमाइन करना। टारगेट पहले क्या है, आई निकालना है। यहाँ पे I1 और यहाँ पे क्या मान लो I2, दोनों में हमने करंट मान लिया कि एक में I1 है दूसरे में I2। तो पहले में जो पहला है ये कॉइल थी जिसका रेजिस्टेंस था और ये इंडक्टर। तो कॉइल ऑफ द इम्पीडेंस, इसका इम्पीडेंस कितना होगा, Z1, ब्रांच 1 में बड़ा बात कर रहे हैं। तो Z1 दिस इक्वल टू क्या लिखोगे, 15 + J42, ये कॉइल है। तो आप चाहो तो ऐसे लिख दो, ये J के करस्पॉन्डिंग पहले ही और यहाँ -J, ऐसे कैपेसिटर है, दैट्स वाई, ठीक है। अब क्लियर। अब हमारा जो टारगेट होगा इसका रिजल्ट, इसकी जो मॉड वैल्यू है वो कितनी होगी, √15 का स्क्वायर प्लस 42 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये जो वैल्यू आती है 44 पॉइंट समथिंग आती है, ये हमने 44.6 के करस्पॉन्डिंग है, ये करके देख लें। 44.6 ओम हमने निकाला की है, ठीक है। I1 की वैल्यू क्या मिलेगी, V/Z1 मॉड Z1, ठीक है, ये मॉड वैल्यू। तो I1 के मॉड वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब ये देखो वोल्टेज कितना है 200 मैग्नीट्यूड और Z1 की वैल्यू 46.6, ये वैल्यू सॉल्व करके आ रही है 4.48 है। आप एक बार रीचेक जरूर कर लेना वैल्यू, ठीक है, हम पहले सॉल्व करके रखे हुए हैं। तो ये आ रही है 4.48 एम्पियर, ठीक है। हाँ तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। एंगल निकालना है तो क्या करोगे, देखो यहाँ पे क्या है, दिस वन एंड दिस वन, तो ये एक्चुअली क्या है R1 + JXL1, ठीक है। तो tan फाई कितना हो जाएगा, tan फाई की वैल्यू आ रही है, जो वैल्यू होगी XL1 / R1, ठीक है। ये एक्चुअली डायग्राम, इम्पीडेंस डायग्राम जब बनाओगे ना तो ये R1 ये XL1 तो, और ये क्या है Z1 और ये ∅1, तो ∅1 दिस अपॉन दिस, यही होता है, सिंपल सी बात है। XL1 कितना है, XL1 42 है
और 42/15, तो ये वैल्यू जो आ रही है सॉल्व करके, ये पूरी tan इनवर्स करके निकालने पे आ रही है जो भी है। φ1 की वैल्यू जो tan इनवर्स करके आ रही है, tan इनवर्स 42/15, ये वैल्यू आ रही है 17.35 डिग्री। अब ये लैगिंग होगी लीडिंग, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, इंडक्टर है नहीं और रेजिस्टेंस है, तो सर्किट में क्या है, ये लैग करेगा ना, ये क्या करेगा, लैग करेगा ना। तो आप क्या लिखोगे, अगर यहाँ पे लिखना चाहो तो यहाँ पे लैगिंग लिख दो, ठीक है, यहाँ पे लैगिंग। आर और एक्स है तो क्या होता है, लैगिंग ही आता है, ठीक है, तो लैगिंग लिख दिया। अब इसको अगर ड्रॉ करना चाहोगे कि सर हम ड्रॉ करना चाहते हैं, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, 70, तो पहले क्या करोगे, I1 ये हो गया, ये तो हो गया V एट द एंगल 0 वाला, ठीक है, रेफरेंस। अब I की वैल्यू क्या लिखोगे, I1 की वैल्यू होगी 4 पॉइंट, देखो अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो I1 की वैल्यू होगी, सॉरी इसके करस्पॉन्डिंग, तो ये आएगा I mod I1 एट द एंगल -φ1, क्योंकि लैगिंग है, दैट्स वाई। I1 की वैल्यू 4.48 एट द एंगल -17.35 एम्पियर, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये 70 के आसपास मान लो कुछ ऐसा बनता है, ये φ1 ऐसा बना लो। इसको लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, 70.35, ठीक है, और ये हो गया आपका I1, ठीक है। I1 का मैग्नीट्यूड जो भी है उसको दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो मैग्नीट्यूड वाइज। ये कितना है, 4.48 जो भी एम्पियर पे लिखने की जरूरत नहीं है, या लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। चलो अब नेक्स्ट टारगेट होगा I2 पे फोकस करना। I2 के लिए क्या करोगे, वही Z2 तो खैर इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि Z2 की वैल्यू J -47.6, और तो I2 की वैल्यू मॉड I2 कितना हो जाएगा, वीट कितना है, 200 डिवाइडेड बाई मॉड इसका 47.6, ये वैल्यू हमने सॉल्व की थी तो कितनी आई थी, एक सेकेंड, ये आ रही 4.2 एम्पियर, ठीक है। व्हाट अबाउट मैग्नीट्यूड, φ2 की वैल्यू कितनी होगी, सिंपल सी बात है कि ये R तो है नहीं, अगर आप इसमें tan इनवर्स ऐसे लिखोगे ना, tan इनवर्स φ2 C2 डिवाइड बाई R2, इसकी वैल्यू क्या है 0, तो क्या मिलेगा 90 डिग्री, ठीक है, ये क्या मिलेगा 90 डिग्री, और वो लीड करेगा, कैपेसिटर है ना तो लीड करेगा। तो I2 कितना हो जाएगा, दैट इज 4.2 एट द एंगल +90 डिग्री। तो इसको अगर बनाना चाहोगे तो कैसा बनेगा, ये डिक्टो ऐसे आ जाएगा। I2 वैल्यू कितनी है 4.2 एम्पियर, और यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री लीड। तो पहला टारगेट था कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है, जो भी वैल्यू आ गई वो लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब देखो किसी ने कहा कि सर मैं इसका I1 का करना चाहेंगे, तो I1 किधर हो जाएगा, I1 की वैल्यू जो भी है, I1 sin φ1 या 40 की जो भी है, अगर आप चाहो तो ऐसे लिखो 4.48 sin 70.35, ठीक है। और यहाँ पे I1 की वैल्यू कितनी है 4.48 cos 70.37। अगर आप देखो दो तरीका इसका है, या तो इसको ऊपर ला दो, या तो आप क्या करो इसके एंगल के साथ लिखो, जैसे ये चूंकि निगेटिव होता है ना ये, तो आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो माइनस में, तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा माइनस के साथ लिखो, ठीक है, यहाँ पे एंगल माइनस के साथ लिखो, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि जो भी देखो ये निगेटिव एंगल है ना अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको माइनस के साथ, इसको इसके करस्पॉन्डिंग, और इसका कंपोनेंट दो कंपोनेंट करोगे तो क्या मिलेगा 4.2 साइन 90 डिग्री, और इधर 4.2 कॉस 90 डिग्री। अब इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा, अब सॉल्व करके पता करेंगे, तब जाकर डायरेक्ट लिखेंगे इसकी वैल्यू, ठीक है। देखो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, अब देखो यहाँ पे पहले Ix लिख लेते हैं, Ix I cos फाई हमने अभी बनाया नहीं I, क्योंकि हम देखना चाहते हैं फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, उसी करस्पॉन्डिंग I को बना देंगे। तो
एक्स कंपोनेंट में क्या लिखोगे, जब एक्स में लिखोगे तो 4.8 कॉस 70.35 प्लस 4.2 कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, और ये वैल्यू सॉल्व करके आती है कितनी, ये आती है हमारी 1.5 एम्पियर, ठीक है। और आई साइन फाई यही सोचना है, बस सोचना कुछ नहीं है। एक तो देखो अगर आप इसको ऐसे लिखते हो अगर आप इसको लिखते हो 4.48 साइन -70.35 तब तो कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज अगर इसको पॉजिटिव में लिखते हो तो ये वैल्यू जब ऊपर जाए, अब देखो हम इस डायरेक्शन में ऐड कर रहे हैं ना, तो उसको एंगल के साथ लिखोगे, ठीक है, मतलब अपोजिट कर दोगे, क्योंकि ये डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन इस डायरेक्शन में लिखोगे, या दिक्कत हो रही है तो इसको ऐसे पॉजिटिव ही रहने दो, इसको भी पॉजिटिव रहने दो, इसको पॉजिटिव, तो जब इसको इसी को हम आर ऐसे लिखोगे -4, क्योंकि वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दिक्कत हो रही तो ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये माइनस यहाँ ना लिख के बल्कि क्या हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव, माइनस पहले आ जाएगा माइनस, आंसर वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 4.48 कॉस, एक सेकेंड, साइन का हो गया इसका, हाँ दूसरे वाले का कितना है 4.2 साइन 90 डिग्री, ठीक है। तो ये जो वैल्यू सॉल्व करके आ रही है, तो पहला तो सही हो गया, दूसरा सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी वैल्यू जब पुट करते हैं तो ये वैल्यू आ रही है, ये किसके करस्पॉन्डिंग आ रही है सॉल्व करने पे, ये आ रही है 0, 4.2, ये 0 आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये तो हो गया आई एक्स और ये हो गया आई वाई, तो कैपिटल आई क्या होगा √ आई एक्स का स्क्वायर प्लस आई वाई का स्क्वायर, कितनी वैल्यू आ रही है, ये √ 4 इसका स्क्वायर प्लस 0, तो आएगा 1.5 एम्पियर, ठीक है। तो ये हमको जो करंट मिलेगी वो मिलेगी 1.5 एम्पियर, क्लियर है। एंड व्हाट अबाउट फाई, फाई की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स आई वाई डिवाइड बाई आई एक्स, tan इनवर्स आई वाई कितना है, आई वाई 0, तो 0/1.5 क्या मिलेगा 0, ठीक है, मतलब ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि ठीक है, रिजल्टेंट जो आएगा वो किधर आएगा, फिर इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा यहाँ पे इस डायरेक्शन में, ठीक है, इसका और इसका रिजल्टेंट आई किधर होगा, यहाँ पे होगा। आई को हमने कितना लिख दिया 4.5 एट द एंगल लिखना हो तो 0, ठीक है। तो पावर फैक्टर पूछा था ना, टोटल करंट ड्रॉ बाय द सर्किट, कितना टोटल करंट ड्रॉ कर रहा है, दैट इज 1.5 एम्पियर। और नेक्स्ट टाइम था पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, तो पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज cos जो भी फाई की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 cos फाई 0 कितना 1, तो यूपीएफ ना तो लीड करेगा ना तो लैग करेगा, तो ये हो गया फाइनल रिजल्ट, ठीक है। बना लो इसको पहले, ठीक है। और भी क्वेश्चन करेंगे जिससे ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी, बना लो इसको।